नमस्कार, दिल्ली के चिराग, दिल्ली से सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत श्रीलंका से। श्रीलंका की सड़कों पर संग्राम नजर आ रहा है। लोग आक्रोश में हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं और जनता भड़की हुई है। आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच देश के कई हिस्सों में इमरजेंसी लगाई गई। कोलंबो के अलावा पश्चिमी श्रीलंका में कर्फ्यू। कोलंबो में उग्र प्रदर्शनकारी श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के दफ्तर में घुस गए। उन्हें काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस वक्त वहां के हालात क्या हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी श्रीजा एमएस। श्रीलंका क्राइसिस में आज नए मोड़ आ गए। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा मालदीव्स भाग गए। वैसे प्रोटेस्ट तो पहले से प्लान था, पर प्रेसिडेंट के भाग जाए की खबर के बाद प्रोटेस्टर्स काफ़ी गुस्से में आ गए। इसके बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर दिया गया। प्रोटेस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे के ऑफिस को भी घेर लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को टियर गैस शेल्स चलाने पड़े। प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे ने टीवी में मिलिट्री एंड पुलिस को लॉ और ऑर्डर बनाने को कहा है। पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदा यापा अभेवर्धने ने कहा है कि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा आज ही अपना रेसिग्नेशन दे देंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। कोलंबो से श्रीजा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। विक्रमसिंघे के दफ्तर के बाहर सुबह से ही प्रदर्शनकारी जमे हुए थे। जब प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तब हमारी सहयोगी श्रीजा भी उसकी चपेट में आ गई। मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से छोटी नदियां और नाले भरकर बहने लगे हैं। नतीजा, ग्रामीण इलाकों के कई गांव के संपर्क टूट गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 89 लोगों की मौत हो गई है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बारिश की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई नदियां और नाले उफान पर हैं। ये पैनगंगा नदी में बने सहस्त्रकुंड की तस्वीर है। नांदेड़ और यवतमाल जिले की सीमा पर स्थित झरना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन राज्य के दूसरे हिस्सों में यही बारिश और उफान मारती नदियां लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। 2 दिन से जारी लगातार बारिश से गोंदिया में तिरोड़ा मार्ग पर तो एक सड़क ही बह गई। नतीजा, एकोड़ी गाँव के पास बन रहे निर्माणाधीन पुल के समीप दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। रायगढ़ जिले के पाली में तुकसई गाँव की तरफ जाने वाली सड़क पानी में डूब गई है। भारी बारिश से अंबा नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। बाढ़ को देखते हुए पुल पर यातायात बंद करना पड़ा। लेकिन नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पास पहिने गांव में तो हादसे का डर बना हुआ है, क्योंकि पानी में डूब चुके पुल के ऊपर भी लोगों की आवाजाही जारी है। वहीं पालघर जिले के वसई में पहाड़ी पर भूस्खलन से पूरा मलबा नीचे मकान पर जा गिरा। हादसे में 2 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन 2 की मौत हो गई। सुबह हम लोग उठ गए थे 5 बजे और स्कूल जाने के लिए बच्चों को रेडी कर रहे थे, तो नाश्ता कर रहे थे हम लोग। तो वैसे ही एक हवा सी आई जैसे तूफान आता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तो हमारी बच्ची बेड पे सो रही थी, ये हमारा घर है, हमारी बच्ची बेड पे सो रही थी। तो इतने में मैंने जब तक दरवाज़ा खोला, उसके बाद देखा कि धड़ाम से ये पहाड़ गिर गया और ये पत्थर यहाँ पे आके रुक गया। ये देखिए, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ के परिसर में जो लोग रह रहे हैं उनको हमने आह्वान किया है और उनको यहाँ से शिफ्ट करके रावलेश्वर महाराज आश्रम राजवली में हम शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पे उनकी रहने की और खाने का और पानी के पीने का बंदोबस्त किया गया है। मुंबई में भी दिन भर बारिश जारी रही, लेकिन रुक रुक कर, इसलिए जनजीवन पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन निचले इलाकों में रह रहकर पानी जमा होता रहा। बारिश लगातार तेज है, हवा भी रह रहकर बह रही है, इसलिए मौसम का जो एक तरह कह सकते बारिश की जो चेतावनी मौसम विभाग की रेड अलर्ट और मुंबई में ऑरेंज अलर्ट की, उसका हम असर यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि तेज़ बारिश में लोग जो हैं किसी भी तरह से अपने लिए रास्ता बनाते हुए अपना रोज़मर्रा का काम करते हुए जाते दिखाई पड़ रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में भारी बारिश से हो रही तबाही में मरने वालों की संख्या 89 तक पहुंच चुकी है। कल तक ये संख्या 84 थी।
वहीं अब तक 68 लोग जख्मी हो चुके हैं। 7,996 लोगों को अभी तक सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। कुल 44 घर पूरी तरह से गिर चुके हैं। बाढ़ में 181 पशुओं की भी मौत हुई है। कहीं आफत है तो कहीं राहत। ग्रामीण इलाकों में आफत बनी बारिश मुंबई करों के लिए राहत बनकर आई है, क्योंकि मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली 7 जिलें 56% भर चुकी हैं। वसई से राजा मयाल और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एनसीबी की ड्राफ्ट चार्जशीट के मुताबिक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की लत लगाई गई। ड्राफ्ट चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स खरीदने और सप्लाई करने के आरोप लगाए गए हैं। ड्राफ्ट चार्जशीट में रिया, उसके भाई शौविक समेत 32 लोगों के नाम हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत को हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई ने कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं रखी है, जिससे कि उनकी मौत पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी ने, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस कोर्ट में ड्राफ्ट चार्जेस जो हैं वो पेश कर दिए हैं। उन ड्राफ्ट चार्जेस में इस पूरे मामले में अब तक के गिरफ्तार 1 से लेकर 35 तक के आरोपियों के खिलाफ उस अपराध में उनकी भूमिका और एनसीबी को मिले सबूतों के आधार पर उन पर आरोप तय किए गए हैं। उनमें जो प्रमुख आरोपी है वो आरोपी क्रमांक 10 है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उसमें लिखा गया है कि उन्होंने सैमुअल मिरांडा, अपने भाई शोविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत के जरिए ड्रग्स मंगवाया, यानी कि ड्रग्स मंगाया, उसके लिए पैसे भी दिए और ड्रग्स यानी इसमें गांजा का उल्लेख किया गया है और बाद में उसी गांजा को उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को भी दिया। यानी जो आरोप लगाया गया है वो एनडीपीएस की धारा 27A के तहत लगाया गया है। मतलब कि उस स्मगलिंग का कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती को भी हिस्सा दिखाया गया है, तस्करी का, ड्रग तस्करी का। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब रिया चक्रवर्ती को जमानत दी थी तब ये कहा था कि जो 27A का मामला है वो कहीं इस पर बनता नहीं दिखता है, क्योंकि बस किसी से मंगा लेना ड्रग तस्करी का हिस्सा नहीं माना जाता है। लेकिन बहरहाल एनसीबी ने अपने ड्राफ्ट चार्जेस में वो आरोप अभी भी रखा हुआ है। अब इस ड्राफ्ट चार्जेस पर कोर्ट में बहस होगी, बचाव पक्ष अपनी बात रखेंगे, उसके बाद तय होगा कि कौन कौन से आरोप तय होते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ड्राफ्ट चार्जेस में 27 से लगाकर कहीं न कहीं एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की इस पूरे मामले में एक भूमिका को संदिग्ध बनाए रखा है और उनको पूरे ड्रग्स सिंडिकेट से जोड़े रखा है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दक्षिणी दिल्ली ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साजिशकर्ताओं के फर्जी पासपोर्ट बनाए थे और 2 लोग हत्या से पहले इन्हीं पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गए थे। आपको बता दें, ये लोग अपराधियों के पासपोर्ट बनाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए लेते हैं। ये फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला वो गैंग है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साजिशकर्ताओं सचिन बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के फर्जी पासपोर्ट बनवाए। आरोपियों में राहुल सरकार, नवनीत प्रजापति, अरिजीत कुमार, सोमनाथ प्रजापति और निकिता को गिरफ्तार किया गया है। सचिन बिश्नोई मूसेवाला की हत्या के पहले ही दुबई भाग गया था, जबकि अनमोल बिश्नोई यूरोप में है। लोकल इन्फॉर्मर्स एज वेल एज सोर्सेस के थ्रू हमें पता चला कि यह पासपोर्ट संगम विहार के इलाके में राहुल सरकार नाम के आदमी ने बनाया है। वहाँ से हमारी सारी बात शुरू हुई। राहुल सरकार ने फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए, दैट इज आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट का फोर्ज करके, मिसयूज करके पासपोर्ट बनाया सचिन थापन का। सचिन थापन का पासपोर्ट जब बन गया, ये फरार हो गया इंडिया से। सचिन बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट में नाम तिलक राज टुटेजा है और पता संगम विहार का लिखा हुआ है, जबकि अनमोल बिश्नोई का नाम भानु प्रताप लिखा है और पता फरीदाबाद का। पूछताछ के दौरान आरोपी राहुल सरकार ने खुलासा किया कि उसने संगम विहार में अपने मकान मालिक तिलक राज टुटेजा के नाम पर सचिन का पासपोर्ट बनवाया। उसने पासपोर्ट में अपने घर के पते और टुटेजा के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। बस फोटो सचिन बिश्नोई की लगी थी। सोमनाथ प्रजापति और नवनीत प्रजापति ने सचिन और अनमोल का फर्जी आधार कार्ड बनवाने में मदद की। नवनीत का तुगलकाबाद एक्सटेंशन में अपना आधार सेंटर है,
सचिन ने पासपोर्ट दफ्तर में जाकर अपने फिंगरप्रिंट दिए, लेकिन नाम था तिलक राज का। सचिन का पासपोर्ट बना और बनने के बाद सिद्धू पाजी के नाम से मशहूर चौथे आरोपी को हैंडओवर किया गया। सिद्धू पाजी 55 साल का है और मर्सिडीज से चलता है। उसे अमृतसर से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग एक पासपोर्ट बनवाने के 1.5 से 2 लाख रुपए लेता था और इसने कई अपराधियों के फर्जी पासपोर्ट बनवाए। राहुल सरकार यही काम करता है, उसका प्रोफेशन यही है कि मैं पासपोर्ट बनाऊं, आधार कार्ड बनाऊं, वोटर आईडी बनाऊं, सच्चे भी बनाऊं, झूठे भी बनाऊं। झूठे पासपोर्ट के लिए उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। जो महिला गिरफ्तार हुई है वो राहुल सरकार और सिद्धू पाजी के बीच की कड़ी है। गैंग के लोगों से दीप सिद्धू नाम के शख्स ने 4 फर्जी पासपोर्ट बनवाने के लिए कहा था। सवाल यह है कि दिल्ली पासपोर्ट दफ्तर से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि किसी के नाम और किसी के फोटो के साथ वो पासपोर्ट जारी कर दे। क्या इसमें कोई पासपोर्ट दफ्तर का कर्मचारी शामिल है? अब दिल्ली पुलिस आरोपियों के साथ साथ पासपोर्ट दफ्तर के कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में उन पर 6 मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आ रही है और हैरानी की बात यह है इन सभी 6 मुकदमों पर एक जैसी धाराएं लगाई गई हैं। गुरुवार को मोहम्मद जुबैर को हाथरस की एक अदालत में पेश होना है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सिर्फ उत्तर प्रदेश में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एक एसआईटी बना दी गई है। जांच आईजी लेवल के अधिकारी करेंगे। हमने यूपी में जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों की जांच की तो हमने पाया कि सभी मुकदमे धारा 153A और 295A के तहत दर्ज हैं। धारा 153A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 295A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धार्मिक भावनाएं आहत करने का कृत्य करते हैं। अब जरा जुबैर के खिलाफ दर्ज मामलों और उनकी जांच पर नजर डालते हैं। जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में 2 मुकदमे दर्ज हैं। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिवलिंग की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। हाथरस कोर्ट से पुलिस के आग्रह पर हुआ जुबैर को कोर्ट में पेश करने का वारंट। कल जुबैर को हाथरस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जुबैर को सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है। लखीमपुर मामले में गुरुवार को जुबैर की बेल पर सुनवाई होनी है। गाजियाबाद में भी पिछले साल जून में एक बुजुर्ग से मारपीट के वीडियो को ट्वीट करने को लेकर जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज है। गाजियाबाद के एफआईआर में जुबैर के साथ पत्रकार राना अयूब और सबा नकवी भी आरोपी हैं। जुबैर के वकील हाथरस में दर्ज 2 मुकदमों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इनमें से एक मुकदमा तो अभी 4 जुलाई को लिखा गया है, तब तक जुबैर जेल में था। जुबैर के वकीलों का कहना है कि यूपी पुलिस जानबूझ के नई एफआईआर सामने लेके आ रही है ताकि जुबैर को ज्यादा दिन तक जेल में रखा जाए। सहयोगी करण पात्रा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट और लश्कर-ए-तैयबा की शाखा TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है और साथ ही चेतावनी दी है कि केंद्र को खुश करने के लिए जो लोग जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय प्रशासन का साथ देंगे उन्हें ऐसे ही हमलों का सामना करना पड़ेगा। श्रीनगर में इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट और TRF ने ली है। तस्वीरों को ध्यान से देखकर ये साफ हो रहा है कि हमला करने वाले आतंकी कम से कम 3 थे। जांच से जुड़े हुए अफसरों के मुताबिक हमलावर बाइक पर सवार थे और वो पिस्टल और AK से फायरिंग कर रहे थे। उन्होंने एक पुलिस वाले की बंदूक भी छीन ली। हमला करने के बाद वो वहां से एकदम फरार हो गए। पुलिस का ये भी कहना है कि इस तरह के बॉडी कैमरा का इस्तेमाल पिछले 3 वर्षों में तीसरी बार हुआ है। इसके जरिए इस्लामिक स्टेट हमले को ग्लोरीफाई करना चाहता है और नौजवानों को अपनी तरफ खींचना चाहता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में तकरीबन 700 नौजवान अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। इस साल जून तक इनकी संख्या 69 रही है।
दरअसल सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती घाटी में बढ़ते हुए अलगाववाद को लेकर है। खासकर अजमेर और अमरावती की घटनाओं को लेकर जो रुख देखने को मिल रहा है, उससे चिंता और बढ़ जाती है। जब से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, तब से अब तक ये पहला आतंकी हमला श्रीनगर में हुआ है। यानी ये पहला टेररिस्ट इनिशिएटेड वायलेंस है जो पिछले 12 दिनों में सामने आया है। और जिस तरह से इंटरसेप्ट मिल रहे हैं, उससे ये लगता है कि आने वाले दिन सुरक्षा बलों के लिए और भी चुनौती भरे होने वाले हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश के नीमच में एक शख्स सरपंच का चुनाव हार गया। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? दरअसल सरपंच चुनाव के लिए उसने पैसे बांटे। अब आपको ये भी नया नहीं लगेगा। दरअसल चुनाव हारने के बाद जो उसने पैसे बांटे थे, अब वो उसकी वसूली करने लग गया। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। देखिए अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। कैमरे के उस पार जनता है, कैमरे के दूसरी तरफ नेताजी घर घर जा रहे हैं वोट नहीं नोट मांगने। अरे अरे मतदाताओं से नहीं, अपने ही नोट जो उन्होंने मतदाताओं को वोट के लिए दिए थे। वोट दिया तो दी दिया, आना का पैसा लेगा तो पैसा दाम बस यो है। खाली चेताव वाले आया बात फिलहाल चेताव वाले आया की बात है। वोट जीता क्या अरे वोट दिया या भले नहीं दिया, वोट दिया या नहीं दिया, मैं चेताव वाले आया है। नीमच जिले के देवरान में सरपंच पद के लिए राजू दायमा खड़े थे। पोस्टर बताता है वो योग्य, शिक्षित, सेवाभावी, अनुभवी युवा वगैरह वगैरह हैं। चश्मे का निशान था। अब देखिए ना, पैसे बांटते वक्त पुलिस प्रशासन का चश्मा उन्हें देख नहीं पाया। आरोप है कि चुनाव हारने पर उनके कार्यकर्ता गांव वालों से वसूली करने पहुंच गए। वसूली का वीडियो वायरल हो गया, तब पुलिस के चश्मे में वो दिखे हैं। अब जाकर मामला दर्ज हुआ है। देखिए, एक जो थाना रामपुरा क्षेत्र में ग्राम देवरान जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है, उसके यहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई है, जिसमें मारपीट के बाद इस बात की भी एक वीडियो वायरल हुआ है। प्रथम दृष्टया मारपीट की गई है, उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी अलग से जांच की जाकर उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन है, उस तहत जो है आचार संहिता में जो जो धाराएँ हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कृपया अब निर्वाचन प्रक्रिया और प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल न उठाएं। वैसे नेताजी ने महज 1.5-2 घंटे में अपने 4.5 लाख रुपए वसूल लिए। आखिर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप तो मचाना। हरिशंकर परसाई की एक कहानी है, एक लड़की 5 दीवाने। उसमें चौथा दीवाना अपनी प्रेमिका को चूल्हा फूंकते हुए देखकर कहता है जोर से कि अरे हमने तो हजारों रुपए चूल्हे में फूंक दिए हैं, किसी को जरूरत हो आए मांगे 1000-2000 तो हम यूं ही दे देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ नेताजी भूलते नहीं। आखिर हिसाब प्रेम में भी तो होता ही है, और यहाँ तो वैसे भी नेताजी का प्रेम 5 साल बाद ही छलकता है। नीमच से अपने सहयोगी मनीष और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तय करने के लिए कर्नाटक में बनी टास्क फोर्स ने मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में लाने की सिफारिश की है। अब कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये शिक्षा के भगवाकरण की पहल है। कर्नाटक में शिक्षा के भगवाकरण का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक पाठ्यक्रम तय करने के लिए कर्नाटक में बनी टास्क फोर्स ने अनुशंसा की है कि मनुस्मृति को भी सिलेबस में शामिल किया जाए। If you quote Manuskriti one sentence here, आमतौर पर मनुस्मृति का एक श्लोक किसी एक चैप्टर से पढ़ते हैं, दूसरा किसी और चैप्टर से। ये ठीक नहीं है। हालांकि सबों को ये हक है कि वो चाहें तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बगैर पढ़े हुए सवाल उठाना ठीक नहीं है। जो ठीक है उसको ले लीजिए, जो ठीक नहीं है उसको हटा दीजिए। बेवजह का विवाद खड़ा करने से क्या फायदा है। टास्क फोर्स ने मनुस्मृति की वकालत तो की ही है, साथ साथ न्यूटन और पाइथागोरस के सिद्धांतों पर सवाल उठाए हैं और देश की प्राचीन अंक प्रणाली जैसे कि भूत सांख्य और कटाप आदि सांख्य पद्धति को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया है।
न्यूटन की थ्योरी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें बताया जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत का योगदान बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब इस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, जो कि हकीकत नहीं है। हमने भी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सा योगदान दिया है, जो हम दुनिया को बताना चाहते हैं। आर्यभट्ट, भास्कर जैसे गणितज्ञ हमारे हैं। हमारे ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने और चिंतकों ने दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। संघ संस्थापक हेडगेवार को पाठ्यक्रम में शामिल करने और टीपू सुल्तान का चैप्टर छोटा करने को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं कि अब मनुस्मृति और पाइथागोरस के सिद्धांतों पर सवाल। क्या ऐसी सीख देने से अब बच्चों को नौकरी मिलेगी? हमारा देश आगे विश्व में आगे क्यों बढ़ रहा है? हमारे ह्यूमन रिसोर्स के वजह से। और हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतना डिमांड में क्यों है? क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक टेम्परमेंट है, हमारे युवा जो है वो काबिल है। और एनईपी से, नागपुर एजुकेशन पॉलिसी से क्या हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी? आप सीखिए, हमारे जो हिंदू पुराण है, जो हमारा इतिहास है, वो सब सीखिए, पर आपको नौकरी मिलेगी आपके वैज्ञानिक मनोभाव से। टास्क फोर्स ने मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत की है और गणित के कुछ आधुनिक सिद्धांतों पर सवाल उठाए हैं। ये चुनावी साल है, ऐसे में विवाद नए सिरे से शुरू हो गया है। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे रह गए हैं। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब कई अहम विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के लिए CUET पास करना होगा। इसका पहला चरण 15 जुलाई को होगा और इससे लेकर पाठ्यक्रम और एडमिट कार्ड को लेकर छात्रों के मन में कई ऐसी तरह की शंकाएं हैं। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। जाह्नवी, अजीत, जिव्या जैसे तमाम स्टूडेंट्स के मन में केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET को लेकर मन में तमाम सवाल और चेहरे पर तनाव दिख रहा है। परीक्षा को लेकर पहले इनकी शंकाएं समझते हैं। जो डेट थी वो हमें लेट पता लगी, 15th को था, पर हमें अभी 11th को पता लगा कि वो भी रात को आया। कई बच्चों को सुबह भी पता लगा कि डेट कब थी उनकी पेपर की, तो ये प्रॉब्लम है। सर जैसे कि CBSE ने कुछ सिलेबस जो था टॉपिक में डिलीट करवा दिए थे, पर अब सर CUET में सर ऐसा हो रहा है कि वो पूरा हमें दोबारा कवर करना पड़ रहा है। पर जो हमारे लिए जो टॉपिक वो छूटा हुआ था वो सर हमारे लिए नया है बिल्कुल। स्लॉट 1 में जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं और फिर स्लॉट 2 में भी 4 सब्जेक्ट हैं, जिसने जिस हिसाब से सब्जेक्ट चूज करें उसके हिसाब से। जैसे मेरा 5 अगस्त को है, उस दिन भी जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज है और 2 सब्जेक्ट हैं। फिर जो 7 अगस्त को है उसमें मेरे 3 हैं, होम साइंस और हिस्ट्री और इंग्लिश। अच्छा, 5 तारीख को एक पेपर है, फिर 10 तारीख को दूसरा पेपर है। अब सारे के सारे एक साथ हमें पेपर होते, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। अच्छा। समझ नहीं आ रहा, पजल हो रहा है कि कौन सा हम कैसे प्रिपेयर करें। तो ये सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है। स्टूडेंट्स की शिकायतें और सवाल आपने सुने। अब हम कुछ CUET परीक्षा की तैयारी करवाने वाले एक्सपर्ट से मिलकर इनका जवाब खोजने की कोशिश की। इसी क्रम में हम रोहित वैद्यवान से मिले। वो CUET प्रवेश परीक्षा देने वाले कई स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। उनका जवाब भी सुनिए। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने GT मांगा है, कुछ ने GT नहीं मांगा है। तो इसलिए जैसे डेफिनेशन इसके बारे में मैंने बात की, DU में गया था मैं, और DU में जाके मैंने भी क्लैरिफाई कि ऐसा कैसे कोई, तो उन्होंने वो अपने उस पे साइट पे लिखा हुआ है कि जो कॉलेज अपनी मर्जी से चाहता है वो GT ले सकता है और जो चाहे वो नहीं ले सकता। तो NTA ने इस चीज को इस तरीके से तैयार किया है कि इसमें उसके भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन उसके बाद जो हिडन रूल्स हैं वो किसके हैं, कॉलेजेस के हैं, जिसमें वो किसी से GT ले रहे हैं कोई कॉलेज, कोई GT नहीं। हालांकि पहली बार ये परीक्षा हो रही है। पहले इसमें 40 से ज्यादा विश्वविद्यालय शामिल हुए, फिर 90 हो गए। इसके चलते समय समय पर कई नियम में बदलाव हुए। लेकिन UGC चेयरमैन का कहना है कि छात्रों को अगर कोई समस्या है तो हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। 90% छात्रों से उनकी प्राथमिकता वालों शहरों में सेंटर दिया है। NTA आश्वासन देता है कि छात्रों को कोई दिक्कत होने पर वो वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 15 जुलाई से अगस्त तक चलने वाली प्रवेश परीक्षा 500 केंद्रों पर होगी। चूंकि ये पहली बार हो रहा है तो इसमें इस तरीके की कई सारी शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन UGC के चेयरमैन का जहां तक बात हुई है हम लोगों की, उनका ये कहना है कि अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उसके ऊपर में कांटेक्ट करके और अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं।
दिल्ली से अश्वनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।